Assalamu alaikum and welcome. Assalamu alaikum and welcome. Today we will continue the topic which we were discussing. हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजी में हमने देखा दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास सिस्टमिक और जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, तो जनरल फार्माकोलॉजी में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, तीन आते हैं, एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा आता है फार्माकोडायनेमिक्स और तीसरा आता है ड्रग। अगर हम बात करेंगे ना, हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात शुरू की थी कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं ADME स्टडी, दैट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन स्टडी। हमने इसमें एब्जॉर्प्शन भी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी थी, एंड हम टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, मेटाबॉलिज्म अंडर मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे ना, मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस जिसमें एक लिपिड सॉल्युबल drug gets converted into water soluble drug so that it can be eliminated. This process is we call as metabolism. अगर हम बात करेंगे ना मेटाबॉलिज्म में ड्रग के साथ तीन चीजें हो सकती हैं। अगर हम सपोज करेंगे ना, दिस इज अ ड्रग, आई गिव इट द ड्रग टू पर्सन, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन में के बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास अगर ड्रग हुआ ना, तो इसकी क्या चीज हो सकती है, तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ये ड्रग जो होगा एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का केस यही है। या तो फिर एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट, या फिर इनएक्टिव से एक्टिव। दैट इज हमारे पास तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो ड्रग एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में जाएगा, या तो इनएक्टिव से एक्टिव में जाएगा, या फिर एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं ना, वो गेट कन्वर्टेड फ्रॉम द एक्टिव फॉर्म टू इनएक्टिव फॉर्म। एंड अगर हम बात करेंगे ना इसकी एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इसमें हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर हम याद रखना चाहेंगे तो इसमें आता है फ्लॉक्सिडीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोफ्लॉक्सिडीन। दूसरा आता है इसमें अलोप्यूरिनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोप्यूरिनॉल, that is its active metabolite form. लेकिन जो फ्लॉक्सिडीन इज अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रेप्टेक इनहिबिटर दैट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंटीडिप्रेसेंट ड्रग है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दोज ड्रग्स व्हिच गेट कन्वर्टेड फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्ट्स की बात अगर हम करेंगे ना, प्रोडक्ट्स में आप एग्जांपल याद रखेंगे, हमारे पास तो प्रोडक्ट्स में आता है, एक तो आता है हमारे पास एस इनहिबिटर्स में एक्सेप्शन है, एक तो कैप्टोपिन, दूसरा इनोसिनोपिल। दिस इज द केस अगर आपको एक हाइपरटेंशन पेशेंट को दीज आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर हाइपरटेंशन केस में देखने को मिलेगा, अगर आप एस इनहिबिटर देते हैं अदर देन कैप्टोपिन एंड इनोसिनोपिल, इट विल हैव इफेक्ट लेटर ऑन देन एज कंपेयर्ड टू द अदर एस इनहिबिटर्स, क्योंकि ये पहले कन्वर्ट होगा आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें ना हमारे पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, मेटाबॉलिज्म मोस्टली हमारे पास होता है लिवर में मेटाबॉलिज्म, सेकंड एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, and third one is we call as Hoffmann elimination. पहले हम बात करेंगे हमारे पास लिवर की, पहले हम देखेंगे हमारे पास Hoffmann elimination, क्योंकि छोटा सा है। Hoffmann elimination में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें ना तो कोई एंजाइम यूज होता है, ना तो कोई ऑर्गन यूज होता है, नो एंजाइम नो ऑर्गन, drug itself metabolizes। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे आप एट्रोक्यूरिन,
जिसमें भी क्यूरियन लास्ट में आता है, दैट्स सिकंदर मसा रिलैक्सेंट, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है। उसके बाद अगर हमारे पास दूसरी चीज होते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में अगर बात करेंगे ना एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की, एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में आते हैं हमारे पास प्लाज्मा एंजाइम्स। दो तरह के प्लाज्मा एंजाइम्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एस्ट्रेसिस, प्लाज्मा एस्ट्रेसिस, दूसरा हमारे पास होता है प्लाज्मा एस्ट्रेसिस, एक होता है और दूसरा होता है सीडोप्लाज्मा एस्ट्रेसिस। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके एग्जांपल में एस बना हुआ और इसमें एग्जांपल है हमारे पास सीडोएस्ट्रेसिस में सक्सेसिव कोलिन। उसके बाद द मेन जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, दैट्स लिवर मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो कि मोस्ट ड्रग्स का होता है। अगर मेटाबॉलिज्म, अगर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे ना, मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस जिसमें हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कन्वर्ट करते हैं टू वाटर सॉल्युबल सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड, इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर हम बात करेंगे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है हमारे पास, लेट्स सपोज इफ दिस इज अ ड्रग, दिस ड्रग इज लिपिड इनसॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, सॉरी नॉट इनसॉल्युबल, तो हमें कन्वर्ट करना है इसको वाटर सॉल्युबल में। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वी ऐड इट सर्टेन मॉलिक्यूल्स, सर्टेन सब्सटेंसेस, सर्टेन ग्रुप्स दैट आर वाटर सॉल्युबल। अगर वो वाटर सॉल्युबल होंगे, दैट दिस लाइक दैट ऑफ मिसल फॉर्मेशन अ काइंड ऑफ, तो ये क्या करेगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा तो इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज, इसको हम कंजुगेशन कहते हैं, या कंजुगेशन कह सकते हो, या हमारे पास इसको हम कहते हैं फेज 2 रिएक्शन भी कहते हैं, फेज 2 रिएक्शन। दिस हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज बायोट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम बात करेंगे ना इसके बारे में, फेज 1 फेज 2, इसमें दो रिएक्शन होती है, फेज 1 रिएक्शन, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि देयर इज नो प्लेस ऑफ एडिशन ऑफ एनी वाटर सॉल्युबल ग्रुप्स। अगर हमारे पास मतलब लेट्स सपोज इस ड्रग में हमारे पास कोई प्लेस नहीं है कि जहां से हम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को सब्सटेंट को ऐड कर सकते हैं, तो इट विल बिकम वाटर सॉल्युबल। लेकिन जब हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं होगी तो व्हाट वी विल डू, तो वाटर ड्रग इन वाटर इनसॉल्युबल ही रहेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास होती है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास we break it into simpler compounds so that we can add water soluble substrate to it and it becomes ultimately water soluble, and that the reaction we call as phase 1 reaction। उसमें होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन आती है, डिहाइड्रोजनेशन आती है, साइक्लाइजेशन आती है। डिहाइड्रोजनेशन में एग्जांपल आप देख सकते हो अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो होती है हमारे पास। और फेज 2 रिएक्शन में आता है हमारे पास, एक तो आता है ये फेज 2 रिएक्शन में आता है ग्लूकोनेशन, इसमें आता है एसिटाइलेशन। और अगर हम बात करें जो फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन मोस्टली occurs in the smooth endoplasmic reticulum that we call as microsomes। एंड फेज 1 रिएक्शन की बात, फेज 2 रिएक्शन की, सॉरी फेज 1 रिएक्शन की होती है जो होती है वो occurs inside the smooth endoplasmic reticulum, whereas phase 2 reaction occurs in the cytoplasm and mitochondria but not in the microsome except the glucuronation। glucuronation जो होती है ना वो होती है हमारे पास occurs inside the cell microsomes, and इसके लिए होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं UDP, यूरिडीन डाइफॉस्फो UDP ग्लूकोनेट ट्रांसफर UDPGT, यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकोनेट ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज होता है इन दिस प्रोसेस। और इसमें हमारे पास होते हैं एक स्पेशल क्लास ऑफ एंजाइम दैट्स व्हाट वी कॉल एज CYP एंजाइम्स in the oxidation। और CYP enzymes और UDPGT work inside the microsomes, लेकिन बाकी जो हमारे पास phase 2 reaction होते हैं that occurs inside the cytoplasm। Now we will see about this CYP enzyme और UDP gluconate और acetylation के बारे में देखेंगे। लेकिन हमारे पास किसके बारे में, पहले हम देखेंगे gluconation, पहले हम देखेंगे CYP enzyme के बारे में। CYP enzyme, CY stands for cytochrome, P मेन पिगमेंट, इसमें होता है एक पिगमेंट जिसको हम कहते हैं हीम, एंड अगर आल्सो नोन एज CYP450, क्योंकि अगर इसको if we put light on this
At P450, that's 450 nanometer wavelength, it reflects all the light, and this is inside the spectrophoto battery. That's why we call it as CYP 450. अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो Rm+2 होता है इसमें वो gets converted into Rm+3. That's the reason behind it. उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास इसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे. नॉमेनक्लेचर CYP1, CYP2, CYP3 हमारे पास बहुत up to 75. ये जो 1, 2, 3 है ना, it is a gene, represents a gene. ये जो होता है ना CYP enzymes, they are isoenzymes, मतलब they show genetic variations, and this branch we call as pharmacogenetics, जिसमें हमारे पास depends करता है कि एक पर्सन का जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास एंजाइम्स होंगे और उसकी एफिकेसी भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी. उसके बाद अगर हम बात करें ना हमारे पास वी हैव सर्टेन मोस्ट एबंडेंट जो CYP एंजाइम है ना, दैट CYP2C4 याद रखना है. दिस इज आइसोएंजाइम ग्रुप. लास्ट में जो होता है ना आइसोएंजाइम ग्रुप रिप्रेजेंट आइसोएंजाइम, एंड मोस्ट जो सबसे अनकॉमन है दैट्स CYP1C8. अगर आप इसकी सबस्ट्रेट के बारे में करें, CYP1 सब का सबस्ट्रेट जो हमारे पास है ना दैट्स हेपेरिन, एंड इसकी सब हेपेरिन नहीं वारफेरिन, और इसका जो सबस्ट्रेट है दैट्स हमारे पास CYP2C4 की मोस्ट ड्रग्स हमारे पास इसके सबस्ट्रेट है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना दैट लीड्स टू द कांसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज दिस इज एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म मतलब इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग इनटू वाटर इनसॉल्युबल इनटू वाटर सॉल्युबल, मतलब इसकी एक्सक्रीशन जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, एंड जितना ज़्यादा, इसलिए हमने इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी द फैक्टर्स सपोर्टिंग दिस एंजाइम एंड इफेक्टिंग दिस एंजाइम. जो इसको प्रमोट करेंगे इसकी एक्टिविटी को, उसको क्या कहेंगे, CYP प्रमोटर्स या इंड्यूसर्स, एंड जो इसको इनहिबिट करेंगे CYP इनहिबिटर्स. प्रमोटर्स में आप याद रखोगे रेफेमाइसिन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म और मॉर्फिन टू सम एक्सटेंट, और इसमें इनहिबिटर्स में आप याद रखोगे सिम्टिडीन, दैट्स व्हाट यूज्ड एज, जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, जो यूज होता है हिस्टामिन इनहिबिटर इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स. और इसमें आता है हमारे पास एक तो सिम्टिडीन आता है, उसके साथ साथ हमारे पास आता है सिम्टिडीन के साथ साथ हमारे पास आता है ओमपेराजोल, ऑल प्रोटॉन इनहिबिटर्स. रेबिपेराजोल जो होता है ना उसका मिनिमम इफेक्ट होता है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस इज मोस्टली दिस ना, क्योंकि इसके मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस इज दिस बिकॉज इनहिबिट्स इट, एंड इसकी फिर बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है. और एक आता है कीटोकोनाजोल भी आता है, और एरिथ्रोमाइसिन भी होता है. अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास इसकी मेटाबॉलिज्म पता ही है हमें, जितना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी उतनी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, तो उतनी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, तो उतनी इफेक्ट कम देखने को मिलेगी. उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना दिस कंसेप्ट लीड टू द ड्रग इंटरैक्शन. इससे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट्स व्हाट वी कॉल एज ड्रग इंटरैक्शन, कि डिफरेंट ड्रग्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. लेट्स सपोज मैंने कोई ड्रग दी, अगर मैंने कोई ड्रग दी उसके साथ मैं मिला रहा हूँ, लेट्स सपोज एक, मतलब आपने देखा होगा कि अगर एक क्रोनिक अल्कोहलिज्म होता है तो उसमें कोई ड्रग काम नहीं करती है. रीजन बिहाइंड दिस इज दिस, उसका जो CYP एंजाइम होता है इट इज मोस्ट एक्टिव, क्योंकि इसका जो प्रमोटर है ना दैट्स अल्कोहल इज अ प्रमोटर. लिक्विड अल्कोहल होगा तो उसमें इनहिबिटर नहीं रहेगा, लेकिन अल्कोहल इज अ प्रमोटर. जब क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज प्रमोट्स दिस एक्टिविटी ऑफ द CYP एंजाइम दैट लीड्स टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, तो इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. दैट्स व्हाई वी इंक्रीज द डोज, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मेंटेनेंस डोज, या मेंटेनेंस डोज उसको कहते हैं, या उसको मेंटेनेंस डोज, या उसको कहते हैं लोडिंग डोज. दैट्स नॉट द कंसेप्ट हियर, बट द रीजन लाइज हियर. उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किसके बारे में, इसके बाद हम दिस वाज ऑल अबाउट दिस CYP एंजाइम. अगर हम CYP एंजाइम की बात करें, नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट ड्रग इंटरैक्शन. हमारे पास एक ड्रग है दैट्स वारफेरिन, पता ही है एंटीकोगुलेंट ड्रग है. पेप्टिक अल्सर्स भी है, लेट्स सपोज हमने उसको सिम्टिडीन दिया. सिम्टिडीन इज अ हिस्टामिन ब्लॉकर, जिसकी वजह से होती है वो पैराक्राइन इनहिबिशन होता है, तो HCl कम बनता है इनसाइड द स्टमक.
हमने क्या ये क्या सिम्पेडिन एज वी नो इज अ प्रमोटर ऑफ द CYP एंजाइम, सॉरी प्रमोटर नहीं इनहिबिटर। अगर ये इनहिबिट CYP एंजाइम को इनहिबिट करेगा मतलब कि CYP एंजाइम इनहिबिशन होगा, मतलब कि वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा मतलब वारफेरिन टॉक्सिसिटी होगी, वारफेरिन टॉक्सिसिटी होगी तो मतलब ब्लीडिंग मोर होगी। एंड सेकंड ड्रग इंटरेक्शन विल स्टडी अबाउट इज हमारे पास होते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में हमारे पास एस्ट्रोजन होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर हम एस्ट्रोजन के साथ रिफेमाइसिन लेना, एस्ट्रोजन के साथ रिफेमाइसिन अगर हम लेंगे ना तो रिफेमाइसिन इज एज यू हैव स्टेटेड रिफेमाइसिन इज अ प्रमोटर ऑफ CYP एंजाइम। अगर जितना ज्यादा प्रमोशन होगी, जितनी ज्यादा इंक्रीज एक्टिविटी होगी CYP एंजाइम की, इसकी एक्सक्रीशन रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्रीटमेंट फेलियर। अगर बंदे को हम दे रहे हैं एस्ट्रोजन और बंदा उसके साथ रिफेमाइसिन ले रहा है, लेकिन हमारे पास बंदा उसके साथ रिफेमाइसिन ले रहा है, दैट लीड्स टू द ट्रीटमेंट फेलियर एंड इसको हम कहते हैं और रिजल्ट्स इन द कंट्रासेप्टिव फेलियर। This was all about this drug interaction. Hope you enjoyed, and this was all about the pharmacokinetic parameter. We have only one left, that's what we call elimination. We will take up it today. Thank you. Hope you enjoyed.